तो कैसे हो सभी, उम्मीद है अच्छे होगे। नई वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और नई वीडियो से मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था वो पता नहीं आपने करा है कि नहीं करा, लेकिन मैं उसका आंसर दे देता हूँ, है ना। तो ज़रा हम समझते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था पहले हम ये समझते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है वो। तो हम समझते हैं क्वेश्चन को कि ये बैंक है, कौन सी बैंक? कमर्शियल बैंक, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम बैंकिंग चैप्टर में दो ही बैंक्स को पढ़ेंगे, एक है आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक और दूसरी है आपकी कमर्शियल बैंक। अदरवाइज बैंक बहुत तरह की होती है। और ये पब्लिक है, ठीक है। अब पब्लिक ने कुछ पैसा बैंक में जमा करा, मान लेते हैं 1000 रुपीज, है कि नहीं। ये जमा करा, डिपॉजिट करा, ओके। अब बैंक, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है ना। अब बैंक को अगर पैसा कमा, क्योंकि नाम क्या है इनका, कमर्शियल बैंक, इनका मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, ये यही पैसा जो डिपॉजिट हुआ है वो आगे क्या करेंगे, लोन के तौर पे दे देंगे। और शायद हमने पिछली वीडियो में ही यही पढ़ा था, है ना। और मेरा पूरा, जिसने नहीं समझा वो पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हैं। अब बैंक क्या करती है कि कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे अपने पास रख लेती है, दैट इज एसएलआर। अब बोलोगे भैया आपने तो पिछली वीडियो में एलआरआर बताया था। तो एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर आरबीआई के साथ रखा जाता है ना। लेकिन हम अभी इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते क्योंकि अभी हमें वैसे भी डिटेल में आगे पढ़ना है। तो कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे बैंक अपने पास रखती है, ठीक है। और वो पैसा मान के चलते हैं 20% ले लेते हैं हम, तो टोटल डिपॉजिट का 20%। अब टोटल डिपॉजिट हो गया 1000 का 20% कितना हो गया, 200 रुपये। ये 200 रुपये बैंक अपने पास रख लेगी एज अ रिजर्व। अब बात आती है कि बाकी 800 रुपये क्या करेगी। बाकी 800 रुपये का बैंक क्या करेगी, ये यूज करेगी बैंक दूसरे लोगों को एज अ लोन देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बैंक को भी तो पैसा कमाना है ना, यहां से पैसा कमाएगी, कुछ पैसा इन्हें भी दे देगी, है ना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई अगर ये पब्लिक अगर अपना पैसा निकालने आ गई तो, क्योंकि इसने तो अपने पास 200 रुपये रखे हुए, केवल 800 रुपये तो दे दिए। अभी 800 रुपये तुरंत नहीं ले सकती भाई, ऐसे तो ना ले सकती। किसी ने लोन लिया हो 10 साल के लिए, किसी ने लिया हो 5 साल के लिए, लेकिन ये बंदा ऐसा है जो जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट तो तुरंत निकाल सकता है। डिमांड दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, दोनों में फर्क क्या है? देखिए दोनों ही क्या है, ये बैंक में पैसा जमा होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि अगर पब्लिक पैसा जमा कर रही है तो उसकी मर्जी है, वो जब चाहे पैसा निकाल सकता है, जब वो मांगेगा बैंक को देना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम रखा गया डिमांड डिपॉजिट। क्या रखा गया? डिमांड डिपॉजिट, है ना। क्योंकि पब्लिक ने पैसा अपना रखा, जैसे सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, देखो हम जैसे एटीएम के थ्रू हम जब चाहे पैसा निकालते हैं, हम एटीएम से क्या कर रहे हैं, हम अपनी बैंक को ऑर्डर ही तो दे रहे हैं कि भैया हमें पैसा दो, क्योंकि हमने पैसा ऑलरेडी जमा कर रखा है। पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को। चेक के थ्रू हम ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को कि भैया पैसा दे दो, तो हम डिमांड कर रहे हैं कि पैसा दे दो, हमें दे दो या फिर किसी और को जिसका हमने नाम लिखा हुआ है। लेकिन टाइम मतलब इधर का मतलब ये है डिमांड डिपॉजिट कि आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, आपने जो जमा करा है, जब आपकी मर्जी है ना। लेकिन टाइम डिपॉजिट अलग होता है। टाइम डिपॉजिट में वर्ड आ गया टाइम, इधर एक टाइम पूरा होने पे ही पैसा निकाल सकते हो आप, उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, है ना। जैसे मैंने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाई और उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अगर मैं मानूं तो मुझे 1 साल बाद ही पैसा मिलेगा, तो दैट हम टाइम में बंध गए इधर, है ना। इसलिए टाइम डिपॉजिट होता है। जैसे आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, मैंने 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट कराया तो मैं कब पैसा निकलवा सकता हूँ, 5 साल बाद। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसमें अब आप तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते, इसमें निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी जब चाहे। तो इन्हीं को मिला के बनता है टोटल डिपॉजिट, है ना। तो बैंक क्या करे, बैंक अपने पास 200 रुपये रख लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पब्लिक जब पैसा मांगेगी, इसने 1000 रुपये जमा करे, ठीक है। अब ये बैंक ने तो अपने पास 200 रुपये रखे, केवल 800 रुपये लोन के तौर पे दे दिए। तो पब्लिक अगर अपना पैसा निकालने आ गई
तो इसके पास तो केवल 200 रुपये, अगर ये 1000 रुपये निकालने आ गए तो फिर क्या होगा? मेन क्वेश्चन ये है और यही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो कि अगर पब्लिक पैसा जमा करने आ रही है और इसने सारा पैसा निकाल लिया तो बैंक के पास 200 रुपये का, तो बैंक तो बर्बाद। तो पहला पॉइंट, पहली बात, ऐसा होगा ही नहीं। अब तक हिस्ट्री में ये देखा गया है, भाई देखो बैंकिंग की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी हो चुकी है, 150 साल, किसी किसी कंट्री में 200 साल भी हो चुके हैं भाई, 150 साल लंबा समय होता है। तो बैंकिंग हिस्ट्री इतनी छोटी मोटी नहीं है। तो हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से ये पता करा गया, हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से ये पता करा गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बैंक को केवल कुछ ही रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है, बैंक को फ्रैक्शन, मतलब इसका कुछ पार्ट ही अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा, बाकी बैंक यूज कर सकती है अपने इनकम के लिए, अपने अर्निंग के लिए, तो कुछ ही फ्रैक्शन पोर्शन रखना पड़ेगा। तो क्या अब वही पब्लिक, अब ऐसा क्यों नहीं होगा? पहली बात तो हिस्ट्री एक्सपीरियंस कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। अब इसके दो आंसर कि हिस्ट्री एक्सपीरियंस हमने समझ लिया कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। दूसरा, लेकिन हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से हम ऐसा ना कर सकते कि ऐसा हो नहीं सकता। अरे भैया अब तक ऐसा होता हुआ है तो आगे का चेंज नहीं हो सकता। लेकिन प्रूफ, मेन चीज़ है ना प्रूफ। मैं आपको बताता हूँ प्रूफ क्या है। देखो बेटा, ये पहली बात तो एक बंदा नहीं है, मैंने पब्लिक वर्ड यूज़ करा है, पब्लिक में बहुत सारे लोग होते हैं। अब सारे लोग पैसे जमा करने आए, अगर ये निकालने आएंगे, पहला पॉइंट तो ये है कि सारे लोग पैसा निकालने नहीं आएंगे। और अगर निकालने आ रहे हैं तो आप खुद सोचो कि सारे पैसे निकालेंगे क्या? 1000 जमा करे हैं, मान लो अरबों खरबों रुपए, तो क्या सारे पैसे एक साथ निकालेंगे क्या? नहीं, जिसको जितनी जरूरत होती है वो निकालते हैं। अच्छा चलो विड्रॉल करने, देखो पहला पॉइंट क्या होता है कि विड्रॉल करने आ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कि सारे लोग विड्रॉल करने नहीं आएंगे भाई। ठीक है, मैंने मान लो 100 लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, तो क्या सारे लोग विड्रॉल करने जाएंगे क्या? नहीं। और अगर विड्रॉल कर भी रहे हैं तो क्या सारा पैसा निकालेंगे क्या? जितनी जरूरत होगी उतना पैसा निकालेंगे। ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट, अरे लोग केवल विड्रॉल करने ही नहीं जाते बैंक में, अगर पब्लिक बैंक में जा रही है ना तो डिपॉजिट भी तो करते हैं, तो फ्रेश डिपॉजिट भी तो जमा होगा। तो ये अगर पब्लिक वहां पे बैंक जा रही है तो विड्रॉल भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो लोग जमा भी कर रहे हैं, इसलिए बैंक में पैसों की कमी नहीं पड़ती है। समझ रहे बात को? इसलिए बैंक को कुछ ही पोर्शन, जो डिपॉजिट है ना उसका कुछ ही पोर्शन का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और विड्रॉल करने जा रहे हैं तो पहली बात सारे लोग विड्रॉल करने नहीं आएंगे, और अगर विड्रॉल कर भी रहे हैं लोग तो सारा पैसा नहीं निकालेंगे, 1000 का 1000 निकाले, इसमें से जितनी जरूरत पड़ेगी उतने निकाल लेंगे, 10, 20, 50, 100, है ना। और केवल लोग बैंक में विड्रॉल ही करने जाते हैं, चलो जितना निकल गया डिपॉजिट भी तो हो रहा है साथ के साथ, इसलिए बैंक को कुछ ही रिजर्व के तौर पे अपने पास फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है, जिससे कि वो जो लोग पैसे लेने आएंगे उन्हें दे देंगे। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले नए टॉपिक पे चलते हैं, सेंट्रल बैंक पे। चलिए समझते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है। अगला मेन टॉपिक है सेंट्रल बैंक, है ना। देखा जाए तो सेंट्रल बैंक हर कंट्री में होती है, और इसका एक कॉमन फंक्शन जो होता है ना वो ये होता है कि पूरे कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करती है। अब ये मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम का मतलब होता है पैसों का देखरेख, मार्केट में कितना पैसा चलना चाहिए, अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो उसे वापस निकाल लेना चाहिए। अब ये कैसे निकालते हैं, कैसे वापस पैसे चलाते हैं, ये अभी हम समझेंगे सारी बातें। सेंट्रल बैंक बहुत पावर रखती है ना। सेंट्रल बैंक अगर अपनी एक्शन लेती है तो मार्केट में या तो लाखों करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे, या फिर वहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे, है ना। तो इस बात को जरा ध्यान समझना है। सेंट्रल बैंक की बहुत पावर होती है, हर कंट्री में अपनी सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया में आरबीआई है, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई? आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एस्टेब्लिश होती है 1935 में। अच्छा, अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम आरबीआई के बारे में जान तो लेते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सीखा कि आरबीआई से पहले कौन सी सेंट्रल बैंक थी इंडिया के अंदर। तो आरबीआई से पहले ये बहुत जरूरत महसूस हुई थी कि इंडिया के अंदर भी एक बैंक होनी चाहिए सेंट्रल हो। तो लेकिन आरबीआई से पहले कौन फंक्शन करता था इसका, है ना, कोई तो काम करता होगा ना। ठीक है, तो इससे पहले जो आरबीआई से पहले वो थी इंपीरियल बैंक, और ये ब्रिटिशर्स ने इंपीरियल बैंक को यहाँ पे स्टैब्लिश करा था। नो डाउट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश करा, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है 1935, और हम लोग कब इंडिपेंडेंट हुए थे? 1947। तो दोनों ही बैंक ब्रिटिशर्स के अंडर में डेवलप हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन आरबीआई से पहले,
हमारे यहाँ पे इंपीरियल बैंक होती थी एज अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक सारे काम करती थी, ये सेंट्रल बैंक भी थी, ये कमर्शियल बैंक भी थी। एक बात याद रखिए, आरबीआई हमारी कमर्शियल बैंक नहीं हो सकती, ये कमर्शियली काम नहीं कर सकती है, ये पब्लिक से डील ही नहीं करती पहली बात। और कमर्शियल बैंक मोस्टली पब्लिक से डील करती है या फिर बिजनेसमैन से डील करती है। मैंने पब्लिक का मतलब आपको बताया था कि पब्लिक में केवल लोग ही नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है ना। तो पब्लिक के साथ डील करती है कमर्शियल बैंक, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करती है, ठीक है। ओके, कमर्शियल बैंक। लेकिन इंपीरियल बैंक ऐसी थी क्योंकि इंडिया में पहले बैंकें बहुत कम होती थी। अरे 1935 की बात कर रहे हैं ये लोग, 1935 में तो रोड्स ही नहीं हुआ करती थी, कुछ नहीं होते थे भाई, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, ठीक है। लोगों का खाने के लिए पैसा नहीं था अच्छा खासा, लोग झोपड़ी में रहते थे, है ना। तो उस टाइम पे बैंक एक ओपन हुई, तो इसी को बोल दिया कि भैया तुम कमर्शियल बैंक भी बन जाओ और तुम गवर्नमेंट के पैसों का भी देख रेख रखना, तो गवर्नमेंट की बैंक भी हो गई है। और लास्ट इसको सेंट्रल बैंक एज अ सेंट्रल बैंक भी अपॉइंट कर दिया गया था। लेकिन फिर सोचा कि नहीं भैया सेंट्रल बैंक अलग से होनी चाहिए, तो इसलिए आरबीआई को क्रिएट करा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आरबीआई है क्या, जरा ध्यान समझे। आरबीआई वैसे छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन हमें जो सिलेबस में पढ़ना है हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आरबीआई एपेक्स इंस्टीट्यूट है, राजा है, ये राजाओं की राजा है ना। एपेक्स मतलब टॉप, है ना। लेकिन किधर टॉप, ये बैंकों में सबसे टॉप में है, ये बैंकों की बैंक है, बैंकों की राजा है। बैंक, सारे बैंकिंग सिस्टम इसके इशारे पे चलते हैं, ठीक है ना। तो एपेक्स इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो सारा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। दूसरी कंट्री में छोटे मोटे ऊपर नीचे फंक्शंस हो सकते हैं, अभी हम आरबीआई के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। आरबीआई के देखो फंक्शन से भी मतलब समझ में आता है, अभी हम केवल मतलब समझ रहे हैं कि आरबीआई है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। ये सबसे पहली बात एपेक्स इंस्टीट्यूट है ना। अब एपेक्स इंस्टीट्यूट का मतलब मैंने क्या बताया कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ये छोटी मोटी नहीं है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करती, ये कहा जाए तो लिबरल है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, कब बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है तो गवर्नमेंट कभी कभी इंटरफेयर कर देती है, वो एक अलग बात है। अब देखो अपनी कंट्री में वैसे भी गवर्नमेंट हर जगह इंटरफेयर करती है, टांग अड़ाने की आदत है। तो वैसे देखा जाए तो ऑन पेपर्स ये फ्रीडम इसको हासिल है कि अपने डिसीजन खुद लेती है ना। तो गवर्नमेंट का इसका कोई रोल नहीं है, इंटरफेयर नहीं करेगी, इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब इसका काम क्या होता है, मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। देखो मॉनेटरी पॉलिसी को अभी वैसे भी हम समझेंगे, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमी मतलब कोई भी कंट्री, मनी से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको कंट्रोल करना, अब कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि रोकना ही मतलब नहीं होता, है ना। अब इकोनॉमी के अंदर मनी को कंट्रोल करना, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वैसे बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। कितने नोट छापने, आरबीआई ही नोट प्रिंट करती है भाई, है ना। जितनी भी करेंसी होती है वो आरबीआई प्रिंट करनी है, कितनी करनी है ये आरबीआई का डिसीजन है। मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, अच्छा सारे बैंकों के ऊपर ये बैठी हुई है, तो बैंकों को ही गाइड करेगी भैया, एलआरआर भी यही डिसाइड करती है, ठीक है ना। और बैंकिंग सिस्टम से बहुत पैसा मार्केट में जाता है, तो मार्केट में अगर कुछ गड़बड़ चल रही होती है तो आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इसको कंट्रोल करेगी। अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन पॉवर्टी को क्रिएट करता है, याद रखना। बोलो पॉवर्टी को कैसे क्रिएट करेगा, अगर चीजें महंगी होती जाएंगी तो सिंपल सी बात है लोगों के हाथों से निकलती जाएंगी। भाई वो जो अब तक खरीद रहे थे 100 रुपए की चीज खरीद पा रहे थे, जिसकी क्षमता थी खरीदने की, अब वो चीज आज 500 रुपए की हो जाए तो क्या वो खरीद पाएगा, तो वो पॉवर्टी में आ जाएगा ना। तो ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करती है। अब महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके कई कारण होते हैं। तो अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो फिर ये पैसों को खींचेगी वहां से। अब कैसे खींचती है, कैसे वहां से विड्रॉल करती है, वो आरबीआई के टूल्स हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि अगर मार्केट में डिफ्लेशन, मार्केट चल ही नहीं रहा है, प्रोड्यूसर बेचारे परेशान हो रहे हैं, प्रोड्यूसर की सेल ही नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर जो एम्प्लॉय जो उनके काम कर उन्हें निकालना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, पॉवर्टी फिर क्रिएट हो जाएगी। डिफ्लेशन से भी पॉवर्टी क्रिएट होती है, इन्फ्लेशन से भी पॉवर्टी क्रिएट होती है। तो आरबीआई कुछ ऐसे हथकंडे अपनाएगी, आरबीआई कुछ इस तरीके से काम करेगी कि मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा पहुंच जाए। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारा कंट्रोल मॉनेटरी सिस्टम पर ये आरबीआई भाई साहब का है, ये राजा बन के बैठी, इसलिए इसको हम एपेक्स इंस्टीट्यूट बोलते हैं। पूरा कंट्रोल रहता है आरबीआई का, ठीक है। आपके हाथ में जो नोट आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये जो नोट होते हैं ना, ये आरबीआई ने प्रिंट करे, वो लिखा होता है भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
सॉरी मैं गलत बोल गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा जाता है और हिंदी में लिखा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। तो इस तरह से आपने देखा होगा। अच्छा, अब को होमवर्क, एक और होमवर्क अगली वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। लेकिन एक होमवर्क, छोटा सा होमवर्क ये है छोटा सा कि कॉइन्स और नोट्स, मैंने भी बोला कि सारी करेंसी आरबीआई ही प्रिंट करती है, नो, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉइन्स नोट्स ऐसे होते हैं वो गवर्नमेंट भी प्रिंट करती है और आरबीआई प्रिंट करती है, लेकिन नो डाउट मोस्टली आरबीआई प्रिंट कर रही है, मोस्टली आरबीआई ही प्रिंट कर रही है। तो वो कौन से कॉइन्स होते हैं, वो कौन से नोट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है? गवर्नमेंट का भी कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो प्रिंट करते हैं। तो ये आरबीआई का एक इंट्रोडक्शन था। अभी हमने आरबीआई का और मतलब समझना है और वो हम फंक्शन से समझेंगे कि आरबीआई का काम क्या है ना। मेन हमने समझ लिया कि आरबीआई एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सबसे टॉप पे आती है, ये किसी के कंट्रोल में अंडर में काम नहीं करती है जब तक सही काम कर रही है ना। कोई अगर तानाशाही अगर इसका गवर्नर बन जाए तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर मेन जो काम होता है इसका वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करके चलना। देखो दो तरह की पॉलिसी होती है, फिजिकल और मॉनेटरी। फिजिकल जो होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और मॉनेटरी जो होती है वो, कहने का मतलब आरबीआई को बोल दिया कि पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी, मार्केट में ज्यादा पैसा है कि कम पैसा है, कितने नोट छापने हैं, क्या करना है, पैसों का क्या करना है, कैसे कंट्रोल करा जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हेल्प करती है, अगर फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा महंगी है तो उसको कैसे कंट्रोल, मतलब इसमें सारा रोल जो होता है वो आरबीआई का होता है। ये पैसे वाला, ये वो देवता है आरबीआई जो पैसों पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था। फिर हम अगली वीडियो में फंक्शंस पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।